नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वॉइस ऑफ फेरोज अर्थात प्राचीन मिस्र की भाषा। आज के इस वीडियो में मैं आपको एकल वाक्यों का प्रयोग करके पूरे पूरे वाक्य कैसे पढ़े जाएंगे उसके बारे में मैं थोड़ी जानकारी दूंगा। लेकिन आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। तो चलते हैं आज के वीडियो की ओर। सबसे पहले किसी वाक्य को पढ़ने के लिए हमें ये जानना आवश्यक है कि उसको पढ़ा किस तरफ से जाए, क्योंकि प्राचीन मिस्र की भाषा को दोनों तरफ से पढ़ सकते हैं, बाएं तरफ से भी और दाएं तरफ से भी। तो इसको ज्ञात करने के लिए कि किधर से पढ़ना है, तो आप देखेंगे कि प्रत्येक वाक्य के अंत में कोई ना कोई एक विशेष चित्र बना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन दोनों में ऊपर और नीचे अगर चिन्हों को आप देख रहे हैं तो चिन्ह दोनों के एक समान हैं, लेकिन इधर से जो ऊपर वाला जो चित्र दिया हुआ है उसमें देखेंगे कि आखिरी में एक बैठा हुआ व्यक्ति है और इसमें भी एक बैठा हुआ व्यक्ति है। लेकिन हमको देखना पड़ेगा कि जो विशेष चिन्ह व्यक्ति के रूप में है उसका मुंह किधर की तरफ है। तो ऊपर वाले में आप देखेंगे कि इसका मुंह इधर बाएं ओर है और इस वाले का मुंह अपने दाएं ओर है। तो इसको पढ़ने के लिए फिर हमें ये करना पड़ेगा, पहला नंबर इस प्रतीक चिन्ह का होगा, दूसरा नंबर इस प्रतीक चिन्ह का होगा, तीसरा नंबर इस प्रतीक चिन्ह का, चौथा नंबर इस प्रतीक चिन्ह का है। इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है तो इसको हम कोई भी नंबर नहीं देते हैं। अब इसका उपयोग क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब नीचे वाले चित्र में देखिए, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस जो व्यक्ति बना हुआ है उसका चिन्ह किधर, मुंह किधर बना हुआ है, बाएं तरफ बना हुआ है। तो फिर इस चिन्ह को पहले नंबर पर, इस चिन्ह को दूसरे नंबर पर, इसको तीसरे नंबर पर और इसको चौथे नंबर पर पढ़ेंगे, इस तरह से। अब इसी प्रकार से इन ये चिन्ह बिल्कुल सीधे नहीं लिखे हुए हैं, ये चिन्ह ऊपर से नीचे की ओर लिखे हुए हैं। अगर किसी तंग जगह पर या किसी खंबे या किसी कॉलम पर लिखना हो तो वहाँ हम अक्षरों को फैला नहीं सकते हैं। तो अक्षरों को फैला नहीं सकते हैं तो क्या कर सकते हैं, उनको ऊपर से नीचे की ओर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से पहले ही की तरह आप देखेंगे इस बैठे हुए व्यक्ति का मुंह इस तरफ है और इसमें बैठे हुए व्यक्ति का मुंह इस तरफ है। तो फिर पहला चिन्ह इसको पढ़ेंगे, दूसरा चिन्ह इस उल्लू वाले निशान को पढ़ेंगे, तीसरा चिन्ह इस रीढ़ या पत्ती को पढ़ेंगे और चौथा चिन्ह इसको पढ़ेंगे। इसी प्रकार से अब दूसरे वाले में देखते हैं तो पहला चिन्ह इसको पढ़ेंगे जो इजिप्शियन वल्चर है, जैसा कि मैंने आपको पीछे वाले वीडियो में बताया था कि एकल चिन्ह कौन कौन से होते हैं। आपने अगर ना देखा हो तो सबसे पहले मेरा दूसरे नंबर का वीडियो ज़रूर देखिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। दूसरे नंबर का चिन्ह ये है, तीसरे नंबर का चिन्ह ये बनेगा और चौथे नंबर का चिन्ह ये बनेगा। तो फिर इस चिन्ह को पढ़ा कैसे जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये पहला वाला अक्षर आ को प्रदर्शित करता है और लिखते हैं इसको 3 की तरह। तो आप इसको 3 की तरह लिखिए, लेकिन पढ़िए आ या ए पढ़िए।
दूसरा उल्लू वाला जो चिन्ह बना हुआ है वो एम को दिखाता है या माँ को दिखाता है। ये जो एक पंख जैसा जो रीड मैंने आपको बताया था, कलम, कलम को आई या ई के हिसाब से पढ़ते हैं। और ये जो चौथा चिन्ह है वो बनेगा टी। तो सब मिलाकर अमित। जी, मेरा ही नाम है अमित। तो अमित को अगर आपको लिखना हो तो आप इसी तरह से लिखेंगे। अब दूसरे भी चिन्ह में अब हम किधर से पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे दाएं से बाएं की ओर। तो दाएं से बाएं की ओर फिर वही बनेगा अ, ए, एम, आई और आखिरी में टी, अमित बनेगा। अब ये जो सबसे आखिरी एक बैठे हुए व्यक्ति का निशान है, तो अमित नाम कैसा है? अमित नाम भाई मैस्कुलाइन है या पुल्लिंग है। तो ये बैठा हुआ जो व्यक्ति है ये प्रदर्शित कर रहा है कि ये जो नाम है वो किसी पुरुष का नाम है। तो अब उसी तरह से सेम बिल्कुल वही का वही, ए ये बना, एम ये निशान जो पहला निशान है वो ए बनेगा, ये एम बनेगा, ये आई बनेगा और ये टी बनेगा। तो इसका मतलब जो अर्थ निकल रहा है वो वही निकल रहा है, अमित निकल रहा है। फिर इसमें भी आप देखिए, पहला ए, दूसरा एम, ये पहला ए, दूसरा एम, तीसरा आई और चौथा टी। अब चाहे आप हिंदी में पढ़िए चाहे उसको आप अंग्रेजी में पढ़िए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इन दोनों में जो मैंने बताया, तो पढ़ना कैसे है मेन चीज़ वो जानना जरूरी है। हालांकि जितनी भी किताबें इस पर ट्रांसलेशन पर बनी हैं या जितनी भी इसके जो है ग्रामर बनी हुई है, वो अधिकतर जो है इंग्लैंड या अमेरिका के विद्वानों ने लिखी है। तो उन्होंने क्या किया है कि जिस तरह से हिंदी और अंग्रेजी बाएं से दाएं की ओर पढ़ते हैं, तो उन्होंने भी यही किया है कि जितनी भी लिपियां लिखी हैं वो चाहे बाएं से दाएं रही हो ओरिजिनल में, या बाएं से दाएं रही हो चाहे दाएं से बाएं रही हो, लेकिन उन्होंने अपनी अंग्रेजी भाषा के हिसाब से अधिकतर मैंने जितनी भी किताबें देखी हैं उसमें बाएं से दाएं की ओर ही लिखी है। और मैं आगे आपको जो भी पढ़ाऊंगा, जो भी समझाऊंगा, वो बाएं से दाएं की ओर ही रहेगा। चलिए एक एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूं। तो फिर अब देखिएगा, पिछले वाले में एक पुरुष था और इस वाले में आप देख रहे हैं, जैसा कि देखने से बिल्कुल स्पष्ट है कि ये कोई बैठी हुई महिला का चिन्ह है। तो इसका मतलब है कि जो भी इसमें वाक्य बनेगा वो किसी महिला से संबंधित होगा। तो फिर अब महिला का मुंह किधर है? महिला का मुंह बाईं ओर है, तो हम किधर से पढ़ेंगे? बाएं से दाएं की ओर पढ़ेंगे। तो फिर पहला अक्षर ये बनेगा, दूसरा अक्षर ये, तीसरा अक्षर ये और चौथा अक्षर ये। अब अगर आपको वर्णमाला याद है या उसके बारे में जानकारी है तो बहुत आराम से निकाल सकते हैं। तो पहला अक्षर के बना, दूसरा अक्षर आई बना, तीसरा अक्षर र बना, आर बना और चौथा अक्षर एन बना। बिल्कुल आसान। जी हाँ, बिल्कुल एकदम सही है। किरण बना। तो किरण क्या है? किसी महिला का, भाई किरण नाम तो स्त्रीलिंग होगा, इसीलिए आखिरी में एक महिला के चित्र को विश्लेषित करने के लिए बना दिया गया। क्या अगला नाम आप पढ़ सकते हैं? जी बिल्कुल, बाएं से दाएं की तरफ चलिए। जी 1 मिनट का समय देते हैं।
वर्णमाला को आप सामने रख लीजिए। और अगर आपको वर्णमाला नहीं याद होती है तो मैंने पहले वाले वीडियो के अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका PDF दे रखा है, और इस वाले वीडियो में भी आप उसका डिस्क्रिप्शन आसानी से देख सकते हैं। तो इसको पढ़ने के लिए ज़रूरी ये है कि जो एकल वर्णमाला है वो आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। तो फिर पहला अक्षर, ये जो चूजा जैसा बना हुआ है वो बनेगा, पहला शब्द बनेगा। दूसरा उल्लू बनेगा जो बना हुआ बीच में। तीसरा ये जो इजिप्शियन वल्चर है। और चौथा तो नहीं बनेगा, जैसा कि आपको बता चुका हूँ। तो बहुत आसान है। तो ये क्या बनेगा, अंग्रेजी का W बनेगा, लेकिन उसको कहेंगे ऊ। ये बनेगा M, और ये क्या बनेगा, A बनेगा, आ बनेगा। बहुत आसान है। इसका नाम जो है वो क्या है, उमा है, और उमा नाम जो है वो स्त्रीलिंग है। अगले नाम की तरफ चलते हैं। तो पहला अक्षर N बनेगा। दूसरा अक्षर E बनेगा। तीसरा अक्षर T बनेगा। चौथा अक्षर E बनेगा फिर से, और पांचवा अक्षर N बनेगा। तो फिर क्या बना, बिल्कुल सही, नितिन, NITIN, नितिन बनेगा। इसके बाद हम आते हैं अब वास्तविक जो हायरोग्लिफ भाषा है या प्राचीन मिस्र की जो लिपि है उसकी तरफ चलते हैं, और कुछ शब्दों को पढ़ने और याद करने की कोशिश करते हैं। तो फिर पहला जो आप ये चित्र देख रहे हैं, इसमें भी अब इसको पढ़ेंगे बाएं से दाएं की ओर। जैसा कि मैंने बताया है कि अब मैं जितना भी आपको समझाऊंगा वो बाएं से दाएं की ओर जैसा हम पढ़ते हैं उसमें जो है आसानी होगी। तो फिर इस हिसाब से जो पहला चिन्ह बनेगा या पहला अक्षर जो बनेगा, पहला ये बनेगा, दूसरा ये बनेगा, और तीसरा ये बनेगा। चौथा नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि वो फिर किसी खास चीज की ओर इशारा कर रही है। खैर, किसकी तरफ कर रही है अभी हम बाद में देखते हैं। तो जो पहला अक्षर है, पहला अक्षर ये बनेगा, ख बनेगा। दूसरा अक्षर र बनेगा, और तीसरा अक्षर डी बनेगा या ड बनेगा। तो कुल मिला के इसका अक्षर तीनों का मतलब हुआ ख, र, ड। और खरड का मतलब होता है, अब आप इसमें विश्लेषण में देख रहे हैं, ये जो बैठा हुआ है उसका एक हाथ कहाँ है, एक हाथ मुंह में है। और ये ऐसी आदत किसकी होती है, बच्चों की होती है। तो खरड का मतलब है बच्चा। अगला चिन्ह देखिएगा आप, जो इसमें जो अक्षर आ रहा है या जो चिन्ह आ रहा है, हम केवल ऊपर वाले को, इसी को पढ़ेंगे। नीचे क्योंकि एक व्यक्ति का निशान दिया हुआ, हम पढ़ेंगे केवल इसको। और इसका मतलब क्या मैंने बताया था, इसको जेड से, अंग्रेजी के जेड से या जा से संबोधित करते हैं, या इसका अर्थ जो निकलता है वो जा निकलता है। और जा का मतलब होता है आदमी। जा का मतलब है आदमी या फिर मैन। क्योंकि आगे जो भी ट्रांसलेशन है वो सब अंग्रेजी में उसको करना पड़ेगा, हिंदी में हम उसका अनुवाद करते चलेंगे। अगला चिन्ह जो आप देख रहे हैं, अब ये क्या है, पहले की तरह है यहाँ पर। तो ये साइन फिर वही दिखाएगा, ज दिखाएगा, और दूसरा अक्षर ट दिखाएगा। तो इसका अर्थ हो गया जट। जट, और जट का मतलब होता है वूमन। वूमन या
महिला, वुमन या महिला। चलते हैं अगले चिन्ह की ओर। तो अगले चिन्ह में आप देख रहे हैं दो, ये एक र और एक ए, और एक यहाँ पर भी आर है और यहाँ पर भी ए है। तो दोनों का अर्थ एक समान है, लेकिन इसका अर्थ का मतलब है रे। जो मुड़ी हुई बाँ है उसको हमेशा ए बोलते हैं, और उसको हमेशा अक्षर के ऊपर लिखा जाता है, इसका ध्यान दीजिएगा। खैर, तो इसका भी अर्थ रे है और इसका भी अर्थ रे है। लेकिन अब आप देखिए कि इसके बाद में ये चिन्ह दिया हुआ है और इसके बाद में ये चिन्ह दिया हुआ है। इसका मतलब है, बोलेंगे इसको रे ही बोलेंगे, लेकिन इसका मतलब है, अब एक आप देख रहे हैं कि एक गोलाकार संरचना दी हुई है इसमें, तो इस रे का मतलब है सूरज या सन। क्योंकि जो सूरज को, अब तो अभी हम लोग जान रहे हैं कि जो सूरज है वो गोलाकार है, लेकिन अगर नीचे से आप जो ऊपर सूरज की तरफ देखिए तो वो क्या दिखाई देगा, एक तश्तरी के रूप में। तो रे किस आकार में दिखाया गया, सूरज को एक चकत्ती के आकार में दिखाया गया है। तो रे को कभी कभी अंग्रेजी में सन डिस्क भी लिखते हैं, सन डिस्क भी लिखते हैं दूसरे में। लेकिन जो रे है, रे के साथ में एक इंसान को या एक आदमी को बैठा हुआ दिखाया है। लेकिन आप ध्यान से देखिएगा कि पहले वाले में जो आदमी को दिखाया था बैठे हुए, जिसमें हमने नाम पढ़े थे, मेरा भी अपना भी नाम था, उसमें इस व्यक्ति की दाढ़ी नहीं थी। ये आप देख सकते हैं, इसकी जो है यहाँ पर दाढ़ी दी हुई है। तो अगर किसी बैठे हुए व्यक्ति को दाढ़ी के साथ में दिखाया जाता है तो वो या तो वो राजा होगा, फेरो होगा, और या फिर वो ईश्वर होगा। तो इस वजह से अब ये ईश्वर है, क्योंकि सूरज तो राजा या फेरो हो नहीं सकता है। तो ये है सन गॉड, सन गॉड या सूर्य देवता। जैसे हम लोग सूर्य को, खासकर हिंदुओं में सूर्य देवता ही मानते हैं, उसी प्रकार से प्राचीन मिस्रवासी जो थे वो भी हिंदुओं की तरह कई ईश्वर में यकीन करते थे। तो इसीलिए ये जो देवता है, ये कौन से देवता हैं, ये सूरज देवता है या सूर्य देव है। अब चलते हैं अगले चिन्ह की ओर। तो अगले चिन्ह के लिए ये शब्द पहला बनेगा ई, दूसरा बनेगा ए, और तीसरा शब्द बनेगा ह। इस प्रकार से ह। तो इसका अर्थ है ई, ई ए ह, ई ए, ई ए है। और ये आप जो देख रहे हैं इसका प्रतीक, ये प्रतीक है चंद्रमा का प्रतीक है। तो इसका मतलब ई है, मतलब क्या है, ई है का अर्थ है चंद्रमा। अब चलते हैं अगले चित्र की ओर। तो ये शब्द बनेगा ग या जी बनेगा, जी बनेगा, ये आर बनेगा, और ये फिर ह बनेगा, गिरह। तो ये क्या बनेगा, गरह, गरह। और ये जो आपको प्रतीक दिख रहा है, ये आकाश का प्रतीक है। तो गरह का मतलब होता है रात्रि, रात या नाइट।
अब चलते हैं अगले चित्र की ओर। तो इस चित्र में पहला अक्षर जो बनेगा वो ह बनेगा, दूसरा अक्षर र बनेगा और तीसरा अक्षर उ बनेगा। तो इसका अर्थ हुआ ह र उ, ह र उ। और साथ में आपको ये फिर एक सूरज का निशान दिख रहा है। तो इसका मतलब हुआ, हरवु का मतलब होता है दिन। तो इसका मतलब हुआ डे। अगला चिन्ह देखिए। अब पहला अक्षर क्या बनेगा? पहला अक्षर एस या सा बनेगा, दूसरा अक्षर बी या बा बनेगा और तीसरा अक्षर बनेगा इसका आ बनेगा। तो इसका मतलब है, इसको बोलेंगे सवा। अब इसका अर्थ क्या है? तो अर्थ तो इसके चिन्ह से दिखाई दे रहा है। आखिरी में क्या बना हुआ है? एक तारा बना हुआ है। तो सवा का मतलब होता है स्टार। अगले चित्र में पहला अक्षर बनेगा प, दूसरा अक्षर बनेगा टी या टा। और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये आकाश का या आसमान का एक चिन्ह है। तो इसका पूरा अर्थ हुआ पेट। पेट, और पेट का मतलब होता है स्काई या आसमान। और अंतिम चित्र में फिर आप देख सकते हैं, पहला अक्षर डी बनेगा या डा बनेगा, दूसरा अक्षर पी बनेगा या पा कह सकते हैं इसको, और तीसरा अक्षर बनेगा ट बनेगा। इसका मतलब हुआ डेपट। डेपट। और चिन्ह तो आप देख के जान ही गए होंगे किसका चिन्ह है जी, नाव का ये चिन्ह है। तो डेपट का मतलब बोट है, बोट या नाव है। इसी के साथ ये आज का वीडियो मैं ख़त्म करने की आज्ञा चाहता हूँ। आपसे फिर एक बार बहुत बहुत निवेदन है कि मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।